एक सिंगल मॉम सिर्फ अपने बेबी को वैक्सीनेशन लगवाने हॉस्पिटल आई थी, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसी दिन उसके बच्चे को एक नया डैड मिलने वाला है। हॉस्पिटल के वेटिंग एरिया में जब अचानक पेट के दर्द से तड़प उठी तो उसके मुंह से चीख निकल गई और उसी पल एक बिजनेस टाइकून फैमिली का पोता जो मैनेजमेंट पढ़कर अभी अभी वापस आया था उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया। जब लड़की ने इधर उधर देखा और पाया कि सिर्फ वही लड़का अकेला बैठा है तो उसने अपना बेबी उसके हाथों में थमा दिया और जल्दी से वॉशरूम की तरफ भाग गई। ना हे जून, जो मैनेजमेंट पढ़कर अभी लौटकर आया था, ने पहले कभी बेबी को हाथ में नहीं उठाया था। जब उसने मदद मांगनी चाही तो नर्स ने उसे गलत समझ लिया और मान लिया कि वही बेबी का पेरेंट है। बेबस होके ना हे जून ने अजीब से अंदाज में बेबी को गोद में उठाया और वैक्सीनेशन के लिए ले गया। लेकिन जैसे ही उसने इंजेक्शन की सुई देखी, उसके अंदर एक फादली फीलिंग जाग उठी। जब डॉक्टर इंजेक्शन लगाने आई तो ना हे जून घबरा गया और बोला कि बेबी को दर्द नहीं होना चाहिए, धीरे से लगाइए। डॉक्टर जब दोबारा आगे बढ़ी तो ना हे जून ने मेडिसिन की सेफ्टी पर सवाल उठा दिया। नर्स और डॉक्टर थोड़े कंफ्यूज्ड हो गए, लेकिन जैसे ही वैक्सीन लग गया ना हे जून ने चैन की सांस ली। नर्स ने तो बेबी की तारीफ भी कर दी। ना हे जून खुद सिर्फ अपना फ्लू चेक करवाने आया था, लेकिन उसे क्या पता था कि वो एक एक्सीडेंटल फादर बन जाएगा। जब बेबी और मॉम जाने लगे, ना हे जून उन्हें देखकर इमोशनल हो गया, लेकिन फिर तुरंत अपने पुराने एरोगेंट मूड में वापस आ गया। लेकिन ड्राइविंग के दौरान जब उसने बक हा को रोड पर बेबी उठाए हुए चलते देखा तो वो खुद को रोक नहीं पाया। उसने तुरंत उन दोनों को कार में बिठा लिया। थोड़ी देर बाद कार के अंदर से अजीब सी स्मेल आने लगी। बक हा ने बताया कि ये स्मेल बेबी के डायपर की वजह से है। ना हे जून इरिटेट हो गया, लेकिन जब बक हा ने कहा कि विंडोज खुली रही तो बेबी को फ्लू हो सकता है, तो ना हे जून चुपचाप स्मेल बर्दाश्त करता रहा, क्योंकि उन्हें कार में बिठाना उसका ही फैसला था। बड़ी मुश्किल से उन्हें घर छोड़ने के बाद ना हे जून ने दिल में दुआ की कि वो उनसे कभी दोबारा ना मिले, लेकिन किस्मत के कुछ और ही प्लान्स थे, क्योंकि उनका रिश्ता अभी शुरू ही हुआ था। ना हे जून एक ओवरसीज रिटर्न लड़का था जो पूरी तरह अपने दादा के होटल बिजनेस में संभालने में लगा हुआ था। जिम में इतने दिन बाद आने की वजह से वो एक डंबल तक नहीं उठा पा रहा था। तभी बक हा ना हे जून को देख लिया। ना हे जून डंबल के साथ स्ट्रगल कर रहा था, तब बक हा आई और बिना किसी मुश्किल के डंबल नीचे रख दिया और उसे सही टेक्निक भी समझा दी। ना हे जून हैरान रह गया। बक हा सिर्फ मदद कर रही थी, लेकिन ना हे जून को लगा कि उसका मजाक बनाया जा रहा है। गुस्से में आकर उसने बक हा को जॉब से निकाल दिया। बक हा ने फिर गोल्फ कोर्स में एक नई पार्ट टाइम जॉब शुरू की, लेकिन उसे क्या पता था कि एक छोटी सी गलती फिर से उसे ना हे जून के सामने ला खड़ा करेगी। उसकी गलती से गोल्फ बॉल ना हे जून को लग गया, जो गोल्फ कोर्स की इंस्पेक्ट करने आया था। बक हा उसे देखकर चुपके से निकलना चाहती थी, लेकिन ना हे जून ने उसे पकड़ लिया। ना हे जून को हैरानी हुई कि वो बार बार फोन क्यों उठा रही है। बक हा ने बताया कि वो अपने बेबी के लिए काम करती है। पहले ना हे जून को थोड़ा डाउट हुआ, लेकिन जैसे ही बक हा ने सुना कि ना हे जून चेयरमैन का पोता है, वो पूरी तरह शॉक हो गई। ना हे जून ने सोचा अब फाइनली उसे उससे छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन अगली सुबह जब ऑफिस जाने की तैयारी करते वक्त उसने देखा कि बक हा अब उनकी फैमिली की सेक्रेटरी बन चुकी है। इस बार बक हा ने उसे ग्रीट करने का बिल्कुल नया तरीका अपनाया और ना हे जून पूरी तरह ऑकवर्ड फील करने लगा। उसी दिन जब दोनों काम के बाद घर जा रहे थे, जैसे ही ना हे जून बक हा का सीट बेल्ट खोलने झुके, उनके लिप्स गलती से टच हो गए। बक हा ने तुरंत आंखें खोल दी और ना हे जून बिल्कुल शॉक हो गया। वो पीछे हट गया और बोला ये एक मिस्टेक थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी। बक हा बिल्कुल शांत रही, सिर्फ राइड के लिए थैंक्स बोला और किस पर कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। घर जाकर जब ना हे जून ब्रश करने वाला था तो वो सीन का फ्लैशबैक उसके दिमाग में बार बार चलने लगा। वो किस उसका दिमाग हिला चुकी थी। उसे सबसे ज्यादा दर्द इस बात का हुआ कि बक हा का इट्स ओके वाला एटीट्यूड था, जबकि वो खुद इतना अफेक्टेड था। दूसरी तरफ बक हा अपने बेबी की केयर में बिजी थी। अगली सुबह जब ना हे जून घर से बाहर निकला तो उसने बक हा को अपनी कार साफ करते हुए देखा। उसे देखकर ना हे जून इतना ऑकवर्ड हो गया कि बिना कुछ बोले चला गया और बक हा वहीं खड़ी कंफ्यूज रह गई। ऑफिस पहुंचकर लिफ्ट में ना हे जून की उससे फिर मुलाकात हुई। इस बार उसने लिफ्ट का डोर बंद करने के लिए बटन दबाया, लेकिन बक हा ने अपने पांव से लिफ्ट का दरवाजा रोक लिया। जैसे ही बक हा पास आई, ना हे जून कोने में चिपक गया, बिल्कुल उस बच्चे की तरह जो गलती कर चुका हो। बक हा समझ गई कि ये सब रात वाली बात की वजह से है।
उसने कहा, मैं सब भूल चुकी हूँ, तुम भी भूल जाओ, सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं। ना है जून ने इंसिस्ट किया कि उसका कोई गलत इंटेंशन नहीं था। दोनों ने डिसाइड कर लिया कि उनके बीच कुछ भी नहीं है। बकहा ने कैजुअली कहा, वैसे भी तुम मेरी टाइप नहीं हो। ये सुनकर ना है जून का छोटा सा दिल थोड़ा सा टूट गया। तभी कुछ और लोग लिफ्ट में आ गए और ऑकवर्डनेस खत्म हो गई। ऑफिस में ना है जून और ज्यादा ओवरथिंकिंग करने लगा। इसी बीच बकहा का अपनी सीनियर के साथ एक पर्सनल बात पर झगड़ा हो गया। जब ना है जून को ये पता चला तो वो तुरंत वहां पहुंच गया। पहले वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था, लेकिन फिर उसने बीच में पड़कर बकहा को उस सिचुएशन से बाहर निकाल लिया। ऑफिस के बाहर ना है जून थोड़ा मजाक करता है, तो तुम फाइट करते वक्त अपनी सीनियर के बाल खींच रही थी क्या? उसी पल अचानक बकहा की नाक से खून बहने लगता है और वो बिल्कुल कैजुअली अपना चेहरा पोंछ लेती है। ना है जून प्यार से अपना हैंकरचीफ निकालकर खून साफ करता है और उस लम्हे दोनों के बीच एक हल्की सी सॉफ्ट, थोड़ी रोमांटिक सी फीलिंग बन जाती है। ना है जून को कुछ महसूस होने लगता है और वो तुरंत वहां से भाग जाता है। ऑफिस में बकहा की जिंदगी और मुश्किल हो जाती है जब उसका बॉस जानबूझकर उसे हैरेस करने लगता है, बार बार छोटे छोटे कामों के लिए भेजता है और उसे हद से ज्यादा थका देता है। पूरा दिन काम करने के बाद जब बकहा घर जा रही होती है तो उसके पैरों में चोट लग चुकी होती है। नंगे पांव थकी हुई सड़क पर चल रही बकहा को ना है जून देख लेता है। पहले वो उसे इग्नोर करता है, लेकिन फिर कार रोककर उसकी हालत देखते ही मदद करने का फैसला करता है। शुरू में ना है जून सोचता है शायद बकहा नशे में है, लेकिन जब वो उसके जख्मी पांव देखता है तो अपने जूते उतारकर उसे दे देता है। बकहा पहले हिचकिचाती है, लेकिन फिर उसके नरम दिल वाले ऑफर को मान लेती है। जब ना है जून झुककर उसके शूलेसेस बांध रहा होता है, तब अचानक बकहा हिल जाती है और ना है जून गिर पड़ता है। ये पल थोड़ा ऑकवर्ड होता है, लेकिन फिर ना है जून दोबारा शूलेसेस बांध देता है। जूते थोड़े बड़े होते हैं, लेकिन दोनों के बीच का कंफर्ट मैच करने लगता है। ना है जून मजाक में कहता है कि बकहा के पैरों की बदबू से वो बेहोश हो गया है, लेकिन बकहा इसे सीरियस ले लेती है और सच में अपना पैर उठाकर चेक करने लगती है। उसकी मासूम और कैफरी हरकतें ना है जून के दिल में एक नर्म सी फीलिंग जगा देती हैं। उस रात जब सब लोग इनविटेशन कार्ड्स बनवाने में बिजी होते हैं, एक सीनियर लेडी जबरदस्ती बकहा को, जो घर लौट चुकी होती है, ओवरटाइम के लिए ऑफिस बुला लेती है। बकहा अपने बेबी के साथ ऑफिस पहुंचती है। ना है जून उसे देखते ही फिर से फादरली इंस्टिंक्ट महसूस करता है। वो बेबी से पूछता है, हम लास्ट टाइम कब मिले थे? फिर तुरंत रियलाइज करता है कि वो ज्यादा सॉफ्ट हो रहा है और जल्दी से अपने एरोगेंट एक्सप्रेशन में लौट आता है। लेकिन बेबी की मौजूदगी दोनों के बीच एक नया बॉन्डिंग मोमेंट क्रिएट कर देती है। ना है जून, जो एक बड़ा सीईओ है, चुप चुप कर छोटी छोटी चीजें में मदद करने लगता है ताकि बकहा जल्दी घर जा सके। लेकिन चीजें इतनी आसान नहीं होती। ना है जून की माँ, जो बकहा से नाराज होती है, उसे टेस्ट के तौर पर एक महंगी पेंटिंग डिलीवर करने भेजती है और जाते वक्त सिक्योरिटी अलार्म एक्टिवेट कर देती है। जैसे ही बकहा गैलरी से बाहर निकलती है, अलार्म बज उठता है, बेबी रोने लगता है और ना है जून की माँ सिक्योरिटी स्टाफ को कहकर सिचुएशन को और बढ़ा देती है कि कुछ चोरी हो गया है और शायद कोई इंट्रूडर अंदर है। इसी वक्त सिक्योरिटी बकहा के पास पहुंचती है और पूछती है, तुम्हारे हाथ में क्या है? जबकि बकहा के हाथ में सिर्फ पेंटिंग का डायग्राम होता है। घबरा कर बकहा कहती है, मेरा बेबी मेरे साथ है, प्लीज उसे कुछ मत करना। उधर ना है जून को कंपनी में बकहा का भूला हुआ बेबी बैग और फोन मिलता है। पहले वो कंफ्यूज होता है, फिर देखता है कि पुलिस कार गैलरी की तरफ जा रही है। एक सेकंड भी वेस्ट किए बिना वो वहां पहुंच जाता है। पुलिस बकहा को अरेस्ट करने ही वाली होती है, तब ना है जून आगे बढ़कर कहता है, मैं इस डिपार्टमेंट का हेड हूँ। वो सबके सामने बकहा को प्रोटेक्ट करता है, बिना एक भी सवाल पूछे उस पर भरोसा करता है और उसका साथ देता है। जब सब लोग उस पर शक कर रहे होते हैं, बकहा रोते हुए कहती है कि उसने कुछ भी चोरी नहीं किया। गैलरी के लोगों ने ही उसे पेंटिंग डिलीवर करने को कहा था, लेकिन प्रूफ के लिए जो पेपर था वो उसे मिल नहीं रहा। तब ना ही जून के नर्म और दिल से निकले अल्फाज बकहा के सब्र का आखिरी बांध तोड़ देते हैं। मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। कौन सी माँ अपने बच्चे को कंधे पर उठाकर चोरी करती है? कोई माँ ऐसा नहीं करती। ये बेशर्त भरोसा सुनकर बकहा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सिंगल मॉम होने के नाते उसने बहुत कुछ सहा था और आज पहली बार कोई उसके लिए खड़ा हुआ था।
उसके अंदर जमा सारा दर्द, स्ट्रेस और थकान उस पल बाहर आ जाती है। कार में बैठकर बखा बस रोती रहती है। ना ही जुन चुपचाप उसके आंसू और उसका दर्द देखता रहता है। वो समझ जाता है कि बखा को बस सब कुछ निकाल देने की जरूरत है। इसलिए वो बेबी को अपनी बाहों में उठा लेता है ताकि बखा अपना दिल हल्का कर सके। उस पल ना ही जुन बिल्कुल परफेक्ट सुपर डैड बन जाता है। वो प्यार से बेबी से कहता है, डोंट वरी लोबो, मम्मा इसलिए नहीं रो रही क्योंकि वो उदास है। मम्मा बस अपना दिल हल्का कर रही है। और बखा कार में बैठकर दिल खोल कर रोती रहती है। उस रात दोनों के बीच का फासला कम हो जाता है। नाहेजुन थोड़े जोक्स भी मारता है ताकि बखा मुस्कुरा सके। उसकी मासूम, थोड़ी कंफ्यूज्ड और थोड़ी गूफी पर्सनैलिटी सीधा नाहेजुन के दिल में उतर जाती है। लेकिन उस स्वीट मोमेंट के बीच अचानक कार में फिर से अजीब सी स्मेल फैलने लगती है। नाहेजुन कंफ्यूज हो जाता है, रुको, ये स्मेल कहाँ से आ रही है और ये सिर्फ मेरी कार में ही क्यों होता है? जब बखा डायपर चेंज करने के लिए बाहर उतरने लगती है, नाहेजुन उसे रोक लेता है, इस डर से कि बेबी को ठंड लग जाएगी। इसलिए बखा को कार के अंदर ही डायपर चेंज करना पड़ता है। अगले दिन ऑफिस में बखा नाहेजुन का शुक्रिया अदा करती है। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है, एक दिन मैं जरूर ये एहसान चुकाऊंगी। लेकिन नाहेजुन कैजुअल रहता है, जैसे ये सब कुछ भी नहीं था। फिर एक दिन होटल लॉबी में नाहेजुन की मुलाकात उसकी एक्स गर्लफ्रेंड और उसके फियांसे से होती है। वही कपल जिन्होंने अपनी शादी नाहेजुन के होटल में प्लान की थी। एक्स गर्लफ्रेंड की हर बात में छिपा हुआ ताना होता है। अपनी इज्जत बचाने के लिए नाहेजुन झूठ बोल देता है कि वो भी एंगेज्ड है। उसका मजाक उड़ाने के लिए एक्स एक डिनर प्लान करती है ताकि नाहेजुन को एम्बैरेस कर सके। बेबसी में नाहेजुन बखा से कहता है कि वो उसकी फियांसे बनकर प्रिटेंड करे। मेकओवर के बाद जब बखा सामने आती है, नाहेजुन बिल्कुल स्टन्ड रह जाता है। एक सिंपल सी लड़की अब एक क्लासी और ग्रेसफुल लेडी में बदल चुकी थी। उसका लुक, उसकी आंखों की चमक, सब कुछ नाहेजुन को एक पल के लिए बिल्कुल चुप कर गया। जब बखा ने नरमी से उसका नाम लिया, नाहेजुन सच में थोड़ा सा शर्मा गया। एक्टिंग खराब ना हो इसलिए नाहेजुन ने उसे वार्न किया, प्लीज डायलेक्ट यूज मत करना और अगर कोई ऑकवर्ड सवाल आए तो सब कुछ मुझ पर छोड़ देना। उसके पास एक खूबसूरत सी रिंग भी थी जो स्ट्रेंजली उसके हाथ में बिल्कुल परफेक्ट फिट हो गई। डिनर पर दोनों पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हाथ पकड़े एंटर हुए। एक्स गर्लफ्रेंड ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि नाहेजुन वाकई किसी को साथ लेकर आएगा। उसके फियांसे ने बखा की तारीफ की और कहा कि वो कितनी खूबसूरत लग रही है। एक्स जलकर पूछती है, तुम दोनों मिले कैसे? बखा शर्माकर सवाल नाहेजुन की तरफ घुमा देती है और नाहेजुन रोमांटिक अंदाज में कहता है, ये लव एट फर्स्ट साइट था और इसके बाद मैंने इसे कभी जाने ही नहीं दिया। एक्स तुरंत काउंटर करती है, मेरी और इसकी ब्रेकअप के सिर्फ 10 दिन बाद ही मेरी इससे मुलाकात हो गई थी, जैसे ये प्रूव करना हो कि वो मूव ऑन कर चुकी है। फिर बखा अपनी एंगेजमेंट रिंग दिखाती है, जिससे एक्स और ज्यादा जेलस हो जाती है। वो अपने प्यार का दिखावा करने लगती है, लेकिन नाहेजुन भी पीछे नहीं हटता। तब एक्स एक और तीर छोड़ती है, तुम दोनों शादी नहीं कर पाओगे और हम जैसे अमीर परिवारों में बैकग्राउंड भी मैटर करता है। हर शब्द बखा के लिए बेइज्जती से भरा होता है। नाहेजुन को थोड़ा गुस्सा आने लगता है और उसे बखा के लिए बुरा लगता है। आखिर में एक्स एक लास्ट ताना मारती है, बखा, जब तुम्हें कोई इससे बेहतर मिले तो इसे छोड़ देना। लेकिन उसके बाद बखा जो करती है वो सबको हैरान कर देता है। बखा का ये अनएक्सपेक्टेड मूव देखकर सब शॉक्ड रह जाते हैं, यहाँ तक कि नाहेजुन भी बोलती बंद रह जाता है। उसे लगता है शायद बखा हद से आगे निकल गई है। उसे कभी अंदाजा नहीं था कि एक बिल्कुल नॉर्मल दिन पर वो फिर से एक एक्सीडेंटल डैड बन जाएगा। जब दोनों बाहर निकलते हैं, नाहेजुन थोड़ा अपसेट लगता है। वो बाखा से पूछता है, बाखा, तुम क्या कर रही थी? बाखा शांत तरीके से जवाब देती है, यही एक तरीका था जिससे हम तुम्हारी एक्स को हरा सकते थे। ये सुनकर नाहेजुन सब कुछ समझ जाता है। उस पल वो बाखा को गौर से देखता है, जैसे उसके अंदर कुछ गहरा सा हिल रहा हो। बाखा की अनप्रेडिक्टेबिलिटी ने नाहेजुन को पूरी तरह सरप्राइज कर दिया था। घर जाकर जब उसने फेक एंगेजमेंट में यूज हुई रिंग देखी तो उसे फिर बाखा याद आ गई और उसका दिल तेज धड़कने लगा। धीरे धीरे वो बाखा की तरफ सॉफ्ट हो रहा था, एक सिंगल मॉम जो सर्दियों के दिन अपने बेबी के साथ मोटे कंबल में लिपटी हुई गुजार रही थी। क्रिसमस के दिन नाहेजुन ने एक इवेंट होस्ट करने का प्लान बनाया और अपने बॉस प्रिविलेजेस का यूज करके बाखा को ऑफिस बुला लिया। बाखा थोड़ी अनॉयड हो गई, हॉलिडे पर भी काम, लेकिन उसे क्या पता था कि एक छोटी सी खुशी उसका इंतजार कर रही है। नाहेजुन ने रैफल बॉक्स की हर चिट पर बाखा के बेबी के काम आने वाली चीजें लिख दी थी।
इसलिए जो भी चिट वो उठाती वो किसी काम की ही होती। जब बाखा ने इवेंट में हिस्सा लिया और रैंडमली एक चिट उठाई तो प्राइज निकला एक बिल्कुल नया बेबी स्ट्रोलर। उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। तभी नाहे जून, जो एक कोने में छुपा हुआ था, आगे बढ़कर आया और कैजुअली बोला, चलो बेबी को स्ट्रोलर में बिठा कर देखते हैं। उस पल नाहे जून बिल्कुल एक रियल फादर की तरह बिहेव कर रहा था, प्यार, केयर और अटेंशन से भरा हुआ। पार्क में दोनों ने साथ मिलकर स्ट्रोलर टेस्ट किया और नाहे जून ने इस मौके का फायदा उठाकर पूरा क्रिसमस बाखा और उसके बेबी के साथ बिताया। धीरे धीरे वो बेबी को अपना ही समझने लगा। तभी एक फोटोग्राफर आता है और उन तीनों की एक प्यारी सी फोटो खींच लेता है। नाहे जून कहता है, ये लोबो का पहला क्रिसमस है, इसकी एक मेमोरी होनी चाहिए। लेकिन दिल के अंदर वो कहना चाहता था कि ये उनकी पहली फैमिली फोटो है। उस तस्वीर में वो तीनों बिल्कुल एक परफेक्ट फैमिली लग रहे होते हैं। लेकिन जब नाहे जून बाखा को घर छोड़ता है तो उनकी मुलाकात बाखा के नेबर से होती है, जो लोबो के लिए स्ट्रोलर लाया होता है। नाहे जून तुरंत नोटिस कर लेता है, नेबर का गिफ्ट उसे उतना हार्ड सेल्ट नहीं लगता। फिर भी उसके दिल में थोड़ी सी जलन उठ जाती है। उस रात घर पर नाहे जून सोचता रहता है, क्या बाखा वो स्ट्रोलर जो मैंने दिया था यूज करेगी या नहीं। आखिरकार वो कॉल करके पूछ ही लेता है, तुमने कौन सा स्ट्रोलर चूज किया। जब बाखा कहती है, जो रैफल में मिला था, तो नाहे जून चैन की सांस लेता है और इसका चेहरा खुशी से खिल उठता है। लेकिन जब बाखा कैजुअली ऐड करती है, वैसे दूसरा वाला पहले से यूज में था, इसलिए मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, तो नाहे जून का मूड फिर खराब हो जाता है। फिर भी जब तक बाखा उसका दिया हुआ स्ट्रोलर रखे हुए थी, नाहे जून सैटिस्फाइड था। कुछ दिन बाद नाहे जून को काम के लिए ओवरसीज जाना पड़ता है। जब बाखा को ये पता चलता है तो उसके दिल में एक चुप सी बेचैनी जग उठती है। वो सोचती है, अगर नाहे जून के साथ कुछ हो गया तो। बिना जाने ही दोनों एक दूसरे की फिक्र करने लगे थे। जब नाहे जून अपने फॉरेन ट्रिप के लिए निकलने वाला होता है, बाखा उसका हाथ पकड़ लेती है, जैसे उसे रोकना चाहती हो। उस वक्त उसे अपना पास्ट एक्सपीरियंस याद आता है, जब उसका हस्बैंड एक एक्सीडेंट में मर गया था। लेकिन नाहे जून गलत मतलब नहीं निकालता, बल्कि वो प्यार भरे अल्फाज में बाखा को तसल्ली देता है, सब ठीक होगा, मैं सेफली वापस आऊंगा। प्लेन में बैठकर नाहे जून उनकी फैमिली फोटो देखता रहता है, एक मीठी सी याद के साथ। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि जैसे ही वो गया, बाखा पर मुसीबत आ पड़ेगी। नाहे जून की मां मौके का फायदा उठाती है और बाखा को कंपनी से निकालने का प्लान बना लेती है। वो मैनेजर को कहती है कि बाखा को एक महंगी पेंटिंग डिलीवर करने का काम दिया जाए। लेकिन बाखा को पता ही नहीं होता कि उसकी कार में छुपाकर एक ट्रैकर लगा दिया गया है। पेंटिंग डिलीवर करते वक्त अचानक उसके आगे एक कार ब्रेक लगाकर रुक जाती है और बाखा भी रुक जाती है। वो तुरंत बाहर निकलकर सिचुएशन चेक करने लगती है, ये जाने बिना कि पीछे से एक बाइकर चुपचाप आ चुका है। आगे वाली कार का ड्राइवर बार बार माफी मांगता है और कॉम्पनसेशन देने की बात करता है। इसी बीच बाइकर चुपके से पेंटिंग चुरा लेता है। बाखा सिर्फ कुछ फोटोज और एक विजिटिंग कार्ड ले लेती है, ये सोचकर कि सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन जब वो डेस्टिनेशन पर पहुंची और देखा कि पेंटिंग गायब है, तो वो शॉक हो गई। उसके बॉस ने तुरंत उसे जॉब से निकालने का फैसला कर लिया। नाहे जून की मां ने भी बाखा पर इल्जाम लगाया, ये कहते हुए कि उसने जानबूझकर पेंटिंग छुपा दी है। बाखा का दिल टूट गया। वो बस इतना ही कह पाई, मैं कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। इसी बीच नाहे जून ने अब्रॉड से बखा को कॉल किया। जैसे ही बखा ने उसकी आवाज सुनी, वो फूट फूट कर रोने लगे। नाहे जून बार बार पूछता रहा, सब ठीक है ना? लेकिन बखा ने सिर्फ इतना कहा, तुम्हारी आवाज सुनकर थोड़ी इमोशनल हो गई, और कॉल काट दी, अपना दर्द छुपाकर पैसा कमाने की कोशिश में। बखा ने एक कार वॉश स्टेशन पर पार्ट टाइम जॉब शुरू कर दी। नाहे जून रोज उसे मैसेजेस भेजता था, लेकिन बखा कभी रिप्लाई नहीं करती थी, क्योंकि अब उनके बीच की दूरी उसे सच्ची लगने लगी थी। अब जब अपना प्रोजेक्ट खत्म करके नाहे जून वापस आया, तो उसे अपनी स्टाफ से पता चला कि बखा को जॉब से निकाल दिया गया है। नाहे जून को तुरंत शक हो गया कि इस सब के पीछे उसकी माँ का हाथ है। अब उसके पास सिर्फ एक ही मिशन था, बखा को ढूंढना। उसने बखा के नेबर से एड्रेस लिया और सीधा कार वॉश सेंटर पहुंच गया। वहां उसने बखा को देखा। एक ही पल में उनके बीच की पुरानी वार्मथ वापस आ गई। बिना सोचे समझे नाहे जून ने उसे वहां से ले जाने की कोशिश की, लेकिन बखा ने मना कर दिया। उसने कहा, मैं अपने दम पर कमा सकती हूँ, मुझे भिखारी मत समझो। नाहे जून का दिल टूट गया, लेकिन वो समझ गया बखा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ रही थी। घर लौटने के बाद भी नाहे जून का दिमाग उसी में अटका रहा। उन दिनों के छोटे छोटे बॉन्डिंग मोमेंट्स ने उसके दिल को गहरी फीलिंग से भर दिया था, जिन्हें उसने कभी लफ्जों में नहीं कहा।
जब उसने बखा को ठंड में कार वॉश पर अकेली ओवरटाइम काम करते देखा तो उसका दिल दर्द से भर गया। तभी एक हाई प्रेशर वाटर गन का कंट्रोल बिगड़ गया और वो बखा को लगने ही वाली थी। बिना एक पल सोचे नाहिजुन उसके आगे कूद पड़ा, अपनी जान की परवाह किए बिना। आखिरकार उसने अपने जज्बात का इजहार कर दिया। प्यार इंसान को हर हद से आगे ले जा सकता है। प्यार ही वो ताकत है जो सब कुछ भुलाकर कुछ भी करवा देती है। अगले दिन जब नाहिजुन अपनी पसंदीदा लड़की को खतरे में देखता है तो वो एक पल भी नहीं सोचता। वो उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ता है और उसकी जान बचाते बचाते खुद गंभीर तौर पर इंजर्ड हो जाता है। बखा नाहिजुन को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। सर्जरी के बाद वो सेफ होता है, लेकिन नाहिजुन कोमा में चला जाता है। बखा एक कोने में बैठकर रोती रहती है और बार बार चेयरमैन से माफी मांगती है। नाहिजुन मेरी वजह से इस हालत में है। चेयरमैन ज्यादा कुछ नहीं कहता। जब बखा हॉस्पिटल में नाहिजुन के पास रहने की गुजारिश करती है तो वो उसके चेहरे पर दर्द देख लेता है। चेयरमैन उसे मना नहीं करता। जब चेयरमैन देखता है कि उसका पोता नाहिजुन इस लड़की के लिए अपनी जान दांव पर लगा चुका है और ये लड़की दिन रात चुपचाप उसकी सेवा कर रही है, तो वो कुछ नहीं कहता। वो खामोशी से बखा की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है। उस दिन के बाद बखा ने नाहिजुन का साथ कभी नहीं छोड़ा। हर छोटी जरूरत, हर पल की केयर, सब कुछ वो अपने हाथों से करती रही। इसी बीच नाहिजुन की मां, जो अभी जेल में थी, को खबर मिलती है कि उसका बेटा कार एक्सीडेंट में इंजर्ड हो गया है। उसका दिल टूट जाता है। अपनी गलतियों का गिल्ट उसे अंदर ही अंदर खाने लगता है, क्योंकि उसने अपने जुर्मों को कबूल कर लिया था और सारे चार्जेस एक्सेप्ट कर लिए थे। इसलिए उसे अर्ली बेल मिल जाती है। बिना वक्त गवाए वो हॉस्पिटल पहुंचती है। अपने बेटे को हॉस्पिटल बेड पर बेजान पड़ा देखकर वो टूट जाती है। आंखों में आंसू और दिल में पछतावा लिए वो सच्चाई से कहती है, मैं गलत थी, सब मेरी ही गलती थी, और माफी मांगती है। जब उसकी नज़र बखा पर पड़ती है, जो दिन रात नाहिजुन के पास बैठी रहती है, तो पहली बार उसके दिल में एक्सेप्टेंस का एहसास होता है। उसे समझ आ जाता है कि बखा ही वो लड़की है जो उसके बेटे को सच में खुश रखती है। उसी पल बखा भी दिल से बोल पड़ती है, अगर नाहिजुन कभी ना उठा तब भी मैं पूरी जिंदगी उसके साथ रहूंगी, मैं उसके लिए सब कुछ छोड़ दूंगी। उसकी आंखों में सच्चाई थी, लफ्जों का नहीं बल्कि दिल का वादा। फिर एक दिन हॉस्पिटल से फोन आता है, पेशेंट को होश आ गया है। एक सेकंड भी जाया किए बिना बखा दौड़ पड़ती है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है, आंखों में उम्मीद होती है। लेकिन जब वो रूह में पहुंचती है तो नाहिजुन का चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस होता है। वो एक शब्द भी नहीं बोलता। बाखा का दिल घबराने लगता है। उसके दिमाग में ख्याल आता है, कहीं ये वही क्लासिक ड्रामा तो नहीं जहाँ हीरो कोमा से उठता है और सब कुछ भूल जाता है। नाहिजुन की खामोशी उसे और नर्वस कर देती है। इतना कुछ साथ झेला था, इतनी मुश्किलें देखी थीं, और अब जब जिंदगी थोड़ी संभलने वाली थी, क्या सब कुछ फिर बिखर जाएगा? उस टेंशन भरे पल में बाखा खामोश दर्द से भर जाती है और बस वहीं खड़ी रह जाती है। जब वो डॉक्टर को बुलाने के लिए मुड़ती है, तब नाहिजुन अचानक उसका हाथ पकड़ लेता है। तब बाखा को समझ आता है कि नाहिजुन सिर्फ मजाक कर रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान होती है और बाखा का घबराया हुआ दिल तुरंत हल्का हो जाता है। इसके बाद बाखा फिर से होटल में काम पर लौट आती है। नाहिजुन उसे कहता है कि अगर वो सच में होटल बिजनेस समझना चाहती है तो उसे यूनिवर्सिटी में होटल मैनेजमेंट कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन ये बाखा के लिए आसान नहीं था, क्योंकि वो हाई स्कूल भी कंप्लीट नहीं कर पाई थी। नाहिजुन उसे हिम्मत देता है, बस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी अच्छी तरह से करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ बाखा। इसी दौरान नाहिजुन की माँ ने आखिरकार दिल से बाखा को अपना लिया। उसने वादा किया, जिस दिन बाखा का कॉलेज एडमिशन लेटर आ जाएगा, मैं तुरंत तुम दोनों की शादी की डेट फिक्स कर दूंगी, और जब भी जरूरत पड़ेगी बेबी का ख्याल मैं खुद रखूंगी। कुछ ही समय बाद बाखा ने होटल छोड़ने और अपने बेबी के साथ नाहिजुन के घर शिफ्ट होने का फैसला कर लिया। ये एक नई जिंदगी की शुरुआत थी, जहां पहली बार दोनों को एक सच्चा घर मिला, एक सहारा, एक अपनापन। जिंदगी अभी भी परफेक्ट नहीं थी, थोड़ी मुश्किलें थीं, थोड़ी थकान भी, लेकिन बाखा के चेहरे पर एक नई रोशनी थी, क्योंकि अब वो मान चुकी थी कि अगर कोई इंसान ईमानदारी से मेहनत करे, मुस्कान के साथ जिंदगी का सामना करे, तो एक दिन उसे जरूर वो शख्स मिलता है जो उसके साथ खड़ा रहने के लिए बना होता है। और इस खूबसूरत अंजाम के साथ ये कहानी यहाँ खत्म होती है।